हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम खास तौर पे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी यह सन 2021 से 22 से 25 से 26 तक के 5 वित्त वर्षों के लिए तैयार की गई है। तो यह जो रिपोर्ट थी यह रिपोर्ट अब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी गई है। वह उस पर विचार करने के बाद फिर जो हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वह उसे संसद में प्रस्तुत करेंगी। तो अब क्या है कि यह जो रिपोर्ट आई है यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा ही खास है, क्योंकि इसमें 5 वर्षों के लिए खास तौर पे व्यवस्था की जाती है, बताया जाता है किस तरह से करों का वितरण होगा और वगैरह वगैरह किस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम इसी खास टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इससे जुड़े हुए जो हमारे महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके अलग अलग जो भी तत्व हैं उन सभी को अच्छे से समझ लेते हैं। एंड अगर आप रेगुलर न्यूज रीडर हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं डेली आप, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ आपको अब तक यह तो पता लग ही गया होगा कि यह टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसीलिए ज़रूरी है इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वह हम जानें। तो मैं बता चुका हूँ कि क्या हुआ है। 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी वह आई है, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वह रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब आगे क्या कार्यवाही होगी? आगे की कार्यवाही में हमारे देश की वित्त मंत्री इस रिपोर्ट को संसद में सभा पटल पर रखेंगे, उसके बाद पे विचार किया जाएगा वहां पे। तो यह जो 15 वित्त आयोग था, यह 15 वित्त आयोग की खास बात क्या थी कि इस आयोग को 27 नवंबर सन 2017 को तैयार गठन किया गया था 15 वित्त आयोग का। तो 15 वित्त आयोग का जो गठन था यह कब किया गया था? 27 नवंबर सन 2017 को। दरअसल वित्त आयोग के मामले में क्या होता है कि यह जो है एक संवैधानिक निकाय होता है। तो अगर देश की जो सरकार है, तो देश की सरकार यदि उसी समय जिस वित्त वर्ष के लिए इसको फैसले लेने हैं, सिफारिशें करनी है, या तो उसी समय तैयार कर दे या इसको जरूरत समय से पहले भी तैयार कर सकती है। तो हम देखते हैं कि इस आयोग को जो रिपोर्टें देनी थी, वैसे तो कायदे से इस आयोग की जो रिपोर्टें थी वह सन 2020-21 से 24-25 तक के लिए आनी थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, उसको 3 साल पहले गठन कर दिया गया था, लेकिन कुछ कुछ व्यवस्थाओं में बीच में परिवर्तन आया, उसको भी समझ लेते हैं। तो 15 वित्त आयोग का गठन कब किया था? 27 नवंबर 2017 को किया गया था। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। नाम याद रखिएगा, यह नाम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। ठीक है, आपको ऐसे नाम दे सकता है। और इस आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे। इसके अलावा इस आयोग के अंदर और भी सदस्य थे 4, तो उनके नाम भी समझ लेते हैं। अन्य सदस्यों में नाम शामिल है अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र। तो 5 सदस्य थे इस आयोग के अंदर। आयोग के 5 सदस्यों का अपना ही सबका महत्व होता है, तो जरूरी है कि सबके नाम समझे जाएं। नाम जरूर याद रखना है अध्यक्ष का, तो इसके अलावा बाकियों के नाम भी समझने जरूरी हैं। तो अध्यक्ष महत्वपूर्ण है एनके सिंह, अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र। ठीक है, तो यह इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे, अध्यक्ष समेत अन्य 4 सदस्य। तो ऐसी स्थिति में आप यही बता सकते हैं कि सदस्य कितने हैं इसके? 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों की व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही साथ एक चीज देखने वाली और है कि जब 15वें वित्त आयोग की यह रिपोर्ट पेश की गई और यह राष्ट्रपति को सौंपी गई, तो आयोग की तरफ से इस बार इसके लिए ऊपर जो टाइटल दिया गया, इसका टाइटल दिया गया है कोविड काल में वित्त आयोग। दरअसल क्या हुआ है, हम जानते हैं कि कोरोना महामारी बहुत ज्यादा परवान पर है। दिल्ली तो वर्तमान में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली से आज के न्यूज़पेपर के अनुसार भी 7,500 से अधिक केस हैं दिल्ली की तरफ से। तो कोरोना महामारी बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। तो कोरोना काल में अब देखने वाली बात यह भी है कि सब जो रिपोर्ट आई है यह सन 2020-21 से शुरू होगी, सॉरी 21-22 से शुरू होगी। 21-22 से बढ़कर के यह 25-26 तक जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसको 5 वर्षों तैयार किया गया। तो पूरा का पूरा भी तो कोरोना महामारी से ही जूझ रहे हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है इसकी मेडिसिन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। तो अभी तक पता नहीं, सरकार केवल उम्मीदें ही जता रही है, लेकिन कब तक यह संभव है अभी तक इसके बारे में भी पता नहीं चला है। तो इसको रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है, नाम बताया गया इसका कोविड काल में वित्त आयोग। तो यह भी याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है, पर लेकिन इसको आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं या थोड़ा सा समझते हैं तो वो बहुत इजी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि इससे पहले तक क्या है, 15वां वित्त आयोग आया है। तो 15वें वित्त आयोग की स्थिति में क्या मामला है कि 14 वित्त आयोग जो गए हैं पिछले, उनमें तो कोविड की बात कभी हो ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि कोरोना महामारी ही इसी साल आई है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको जो रिलेट करेंगे वह हमेशा ही हम 15वें वित्त आयोग से ही रिलेट करना है हम लोगों ने। तो इसके अन्य सदस्य भी हमने अच्छे समझ लिए हैं। हाँ, इसके आगे वाली बात और समझ लेते थोड़ी सी, हम भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य जान रहे हैं, क्या कैसे जरूरी बातें हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। तो इस रिपोर्ट की खास बात यह थी कि जब इस 15वें वित्त आयोग को तैयार किया गया था तो उस समय यह बताया गया था कि इस आयोग को सन 2020 से
2025 तक के लिए। ठीक है, इसके अंदर 5 वित्त वर्ष आ रहे हैं। पहला वित्त वर्ष सन 2020 से 21 का है और आखिरी वित्त वर्ष 24 से 25 तक का है। तो इन 5 वित्त वर्षों के लिए इस 15वें वित्त आयोग को सिफारिशें सौंपनी थी और अलग अलग व्यवस्थाएं देनी थी। लेकिन क्या हुआ कि अब कोरोना महामारी की वजह से जूझ रहे हैं हम, थोड़े बहुत व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। तो व्यवस्था में परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ कि इस 15वें वित्त आयोग का जो यह कार्यकाल था, इस कार्यकाल को 11 महीने बढ़ा दिया गया। तो जब यहाँ पे फैसला यह लिया गया कि वित्त आयोग का कार्यकाल 11 महीने बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था की गई। सरकार ने कहा कि एक काम कीजिए, हम आपके कार्यकाल को 11 महीने बढ़ा रहे हैं। तो कार्यकाल 11 महीने बढ़ने के साथ ही आपको एक काम और करना है कि रिपोर्ट आपको फिर भी 5 वर्षों की ही देनी है। यानी कि रिपोर्ट क्या करनी है, रिपोर्ट तो आपको 5 वर्षों की ही देनी है, लेकिन आपका कार्यकाल 11 महीने बढ़ रहा है। तो वैसे हम देखने वाली बात यह है कि 11 महीने कार्यकाल बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि इसके कार्यकाल में 1 वर्ष और ऐड हो गया। ठीक है, तो टोटल तो रिपोर्ट जो होनी चाहिए थी वो 6 वर्षों की होनी चाहिए थी, लेकिन इस वित्त आयोग ने अभी भी 6 वर्षों की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। 6 वर्षों की रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है, थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। सरकार ने कहा कि हम आपके कार्यकाल 11 महीने बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रिपोर्ट हमें 5 वर्षों की ही बाद में सौंपेंगे, क्योंकि आपको एक काम और करना है। आप पहला वित्त वर्ष जो है सन 2020 से 21, यानी कि जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा, तो सरकार ने व्यवस्था की कि देखिए आप एक काम कीजिए, सन 2020 से 21 का जो है वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष के लिए आप एक प्रारंभिक रिपोर्ट हमें दे दीजिए। ठीक है, सन 2020 से 21 की जो आप प्रारंभिक रिपोर्ट दे देंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर सन 2021 से 22 का शुरू करते हुए आपको 25-26 तक अन्य 5 वर्षों की रिपोर्ट बाद में हमें सौंपनी है। तो आयोग ने भी कुछ प्रकार का काम किया। तो पहले आयोग ने सन 2020 से 21 की इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार को यह रिपोर्ट सौंपने के बाद अब जो नई रिपोर्ट आई है, अब यह 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, यह मुख्य रूप से सन 2021 से शुरू है और सन 2026 तक के लिए यह है। इसके अंदर 5 वित्त वर्ष हैं, सन 2021 से 22 का पहला वित्त वर्ष, आखिरी वित्त वर्ष है सन 2025 से 26 का वित्त वर्ष। ठीक है, तो यह जो बातें थी, यह इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें थी। कुछ कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए, कैसे हुए, क्या क्या हुए और इसके सदस्य वगैरह, तो यह हमने अच्छे से समझ लिया है। अब यह समझने वाली बात है कि जो ये नई रिपोर्ट आई है, इस नई रिपोर्ट के अंदर किन किन बातों के होने की उम्मीद जताई गई है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है, इसको समझते हैं। देखिए, एक प्रश्न तो ऐसा है जिसको लेकर के आप आंख बंद करके भी यहाँ जवाब दे सकते हैं, कोरोना महामारी। ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग की रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि भाई ये व्यवस्था में सुधार को लेकर के बात की जाएगी, आने वाले 5 सालों के लिए एक ढांचा तैयार किए जाने की उम्मीद है यहाँ पर। तो इस समय क्या होगा कि कोरोना महामारी की बात तो चलेगी चलेगी, तो कोविड-19 को लेकर के इसमें जरूर बात की जाने की संभावना है। तो कोरोना वायरस जो है, इस किस प्रकार से आई, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इसने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और इसके प्रभावों से उभरने के लिए किस प्रकार के सुधार होने चाहिए, इस प्रकार के काम भी यहाँ हो सकते हैं। इसको लेकर सिफारिश भी हो सकती है। वहीं साथ ही हम एक चीज और देख रहे हैं कि अब से कोरोना महामारी हो रही है और सरकार ने जीएसटी का प्रावधान किया था। तो जीएसटी का प्रावधान करने की स्थिति में क्या हुआ था, कंपनसेशन की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने पहली बात बोल दी थी कि हम जीएसटी तो लागू कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद यदि किसी राज्य के राजस्व के अंदर करों की जो व्यवस्था है उसमें कमी आती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसको कंपनसेट करेगी। तो अभी हम वर्तमान में एक नई व्यवस्था देख रहे हैं कि आजकल क्या है कि कंपनसेशन को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच लगातार विवाद बना हुआ है, जिसके लेकर के जीएसटी की लगातार बैठकें हुई हैं। हमने पिछली क्लासेस में उन जीएसटी की बैठकों को पढ़ा है, क्या क्या व्यवस्था दी है सरकार ने, उसको भी हमने जाना था, समझा था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में विवाद थे, विवाद को काफी हद तक सुलझाया जा सका है, लेकिन फिर भी राज्यों की हिस्सेदारी में कमी को लेकर के यहाँ दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में इन विषयों पर भी इस रिपोर्ट के अंदर खास चर्चा होने की उम्मीद है। तो यानी कि अब तक 2 महत्वपूर्ण विषय हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण विषय हमें कोरोना वायरस के, कोविड-19 के प्रभाव देखने को मिले, और दूसरा जो है वह जीएसटी के को लेकर के केंद्र राज्य के बीच जो भी बंटवारा होना था उसको लेकर के विवाद बना हुआ है। तो यह भी एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर के भी इस रिपोर्ट में चर्चा की पूरी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके अलावा क्या क्या होने की उम्मीद है। इसके अलावा यह रिपोर्ट जो मुख्य रूप से केंद्रित हो सकती है, तो उसके अंदर बात की जाएगी सामाजिक आर्थिक न्याय को लेकर के। सामाजिक आर्थिक न्याय भी इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है, यह बताया गया है। साथ ही साथ फंड्स की कम शेयरिंग, फंड्स की कम शेयरिंग हम बात कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद बना हुआ है, और यह विवाद मुख्य रूप से किस वजह से है, केवल फंड्स को लेकर के है। हमने अमूमन यही देखा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती हुई आई हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड नहीं दे रही है। हम दिल्ली के मामले में भी ऐसा अमूमन देखते ही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी भी इस प्रकार की स्टेटमेंट्स लगातार समय समय पर देते रहते हैं। तो फंड्स की कम शेयरिंग को लेकर के भी बात
की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि, देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि वर्तमान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। कोविड-19 की वजह से यह अपने आप में टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना महामारी की दस्तक ने सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को यह बताया है कि वास्तव में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की घटना ना तो हमने कभी पहले देखी है, ना ही कभी सुनी है। शायद लॉकडाउन जैसा नाम भी हमने पहली बार ही सुना था। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि के क्षेत्र में भी खास व्यवस्था करने की उम्मीद है, काम किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा रक्षा वित्त निधि के क्षेत्र में भी डिफेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान को लेकर के भारत का लगातार विवाद रह रहा है। उसके अलावा बुनियादी ढांचे में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो बुनियादी ढांचा तो सभी अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हमारे आधार ही ठीक ना हो तो ऊपर की चीजें ठीक नहीं हो सकती है। तो जरूरी सबसे पहले यह भी है कि बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाए, यह भी इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के अंदर जो विषय होने वाले हैं, यह विषय अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है, खास है, और मुख्य रूप से चर्चा की जाने की उम्मीद है वो जीएसटी और कोविड-19 को लेकर के। इसके अलावा फिर बाकी स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, फंड्स की कम शेयरिंग, सामाजिक आर्थिक न्याय, रक्षा वित्त, चलो बुनियादी ढांचे में सुधार। तो यह सभी इस रिपोर्ट के खास विषय हो सकते हैं जिसको लेकर के इसके अंदर बात की गई है। ठीक है, तो यह जो महत्वपूर्ण बात थी, यह नई रिपोर्ट की बात थी। अब तक हमने क्या समझा है? सबसे पहले हमने इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ खास जो बातें थी महत्वपूर्ण, उनको अच्छे से हमने समझा। उसके बाद हमने जो यह नई रिपोर्ट आई है, उस नई रिपोर्ट में किन किन विषयों को लेकर के बात की गई है, कौन कौन से क्षेत्र लिए गए हैं चर्चा के लिए, सिफारिशें करने के लिए, उसकी बात की गई। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम 15वें वित्त आयोग को लेकर के। 15वें वित्त आयोग के मामले में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसका गठन 27 नवंबर सन 2017 को किया गया था। सन 2017 में 27 नवंबर को क्यों किया गया था? हम जानते हैं कि आयोग को काम दिया गया था कि आपको सन 2020 से लेकर के सन 2025 तक 5 वित्त वर्षों के लिए आपको व्यवस्थाएं करनी है और अपनी सिफारिशें पेश करनी है, किस प्रकार से काम किए जाने। ठीक है, तो 15 वित्त आयोग जो था, देखो ये वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। यह प्रश्न अमूमन आता रहता है, पूछ सकता है कि हाँ जो वित्त आयोग कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, सरकारी निकाय है, या कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप यह बात बिल्कुल ध्यान रखें कि यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब 15वें वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया या वित्त आयोग का काम क्या होता है? देखो मुख्य रूप से इसका जो काम होता है वो राजस्व और कर को लेकर के होता है। राजस्व कर को लेकर क्या होता है? हम देखते हैं कि राजस्व और करों का जो कलेक्शन होता है यह स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है, दोनों ही स्तरों पे इसका कलेक्शन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वित्त आयोग का जो काम है वह यह है कि राजस्व को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बंटवारा करे। दरअसल क्या होता है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को फंड प्रोवाइड करना पड़ता है कामों के लिए। बाकी केंद्र सरकार अपने स्तर पर अलग काम करती है, राज्य सरकार अपने स्तर पर अलग काम करती है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, फंड्स का डिवीजन होना जरूरी है। तो हमने पिछले दिनों में देखा है कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में रहता है। तो राजस्व और कर का विभाजन करना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, यह इसका महत्वपूर्ण काम होता है। तो यह आयोग को इसलिए गठित किया जाता है। अब किन उद्देश्यों को लेकर के 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, यह भी समझने वाली बात है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। 15वें वित्त आयोग का जो गठन था वह मुख्य उद्देश्यों को लेकर के किया गया था, योजना आयोग के उन्मूलन के लिए। दरअसल क्या हुआ था, हम जानते हैं कि पिछले बीते समय में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, तो मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ था कि योजना आयोग का रूप परिवर्तित किया गया था, और इसका रूप परिवर्तित करने के बाद नीति आयोग लाए थे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग लेकर के आए थे। नीति आयोग को लाकर के सरकार ने बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं पेश की थी और यह बताया था कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित किए जाने की जरूरत है और नई चीजें लाने की जरूरत थी, जिसको उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति आयोग सरकार लेकर के आई थी। तो कहीं ना कहीं योजना आयोग को हटाना, नीति आयोग को इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से लाना, इसका मुख्य उद्देश्य बताया था। इसके अलावा वहीं सरकार ने एक दूसरा काम किया, वह जीएसटी था। सरकार ने पूरी कर व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और सरकार एक देश एक कर की व्यवस्था के साथ जीएसटी को लेकर के आई। पहले हम देखते थे कि सभी राज्यों में अलग अलग कर है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई 5% है, कोई 12% है, कोई 10% है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि देखो ये गलत बात है, पूरे देश में एक ही कर व्यवस्था लाते हैं। तो अब क्या कर दिया है, जीएसटी लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं जीएसटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसका पूरी तरह से व्यवस्था में लागू करने के लिए जरूरी था कि 15वें वित्त आयोग को भी ये चीजें दी जाए। तो यह काम भी यहाँ किया गया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी उद्देश्य रखा गया कि योजना व्यय, योजनागत व्यय को लेकर के भी फैसले लिए जाए, उनको लेकर के सिफारिश किए जाए और कहीं ना कहीं विकास को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, विकास के क्षेत्र में काम किया जा सके।
इसके अलावा साथ ही एक चीज और देखने को मिली है कि राज्यों के हिस्से में अब कमी हुई है कहीं ना कहीं। राज्यों के हिस्से में क्यों कमी हुई है, यहाँ पर ये बात है कि दरअसल हम देखते हैं कि केंद्र राज्य विवाद रहता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के फंड में, तो राज्यों के हिस्से में कमी देखने को मिली है। राज्यों के हिस्से में कमी क्यों आई है, क्योंकि राज्य ही कम हो गए हैं। दरअसल पहले क्या था, पहले हमारे इंडियन जो स्टेट्स थे वह 29 थे, लेकिन अब क्या हुआ, यह स्टेट्स केवल 28 रह गए हैं। लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको ब्रेक करके 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, तो इसीलिए जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट्स का जो फंड्स था उसमें गिरावट आई है। ठीक है ना, तो यह जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, इसकी व्यवस्था में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब राज्यों का जो फंड है वह गिरेगा और सरकार के फंड में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी है। तो यह इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें थी। मुझे उम्मीद है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वह सब हमने डिस्कस कर ली है क्लास के अंदर, और यदि अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप कमेंट कीजिए, कोई प्रश्न है आपका तो उसको भी आप कमेंट कीजिए एंड जवाब आपको दिए जाएंगे। अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो उसको डिस्कस किया जाएगा। एंड इस तरह की वीडियोस के लिए, नई नई नॉलेज लेने के लिए, अलग अलग टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं रेगुलर। एंड साथ ही साथ वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें और उनको भी दिखाइए। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए।